नमस्कार, खबर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। खबर दुनिया की यानी विश्व की सभी अहम खबरें आधे घंटे में आप तक। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं वैश्विक सुर्खियों पर। कोरियाई प्रायद्वीप में तनाव चरम पर, मिसाइल परीक्षणों के जरिए शक्ति का प्रदर्शन। जापान के ऊपर से दागी गई मिसाइल के जवाब में अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने की जवाबी कार्रवाई। पेंटागन ने कहा, उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण से क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और स्थिरता को होगा गंभीर खतरा। यूक्रेन के क्षेत्रों के रूस में विलय के जवाब में यूरोपीय संघ ने रूसी तेल के समुद्री व्यापारी की कीमत तय करने समेत कुछ नए प्रतिबंध लगाने पर दी सहमति। निर्यात और आयात पर भी लगी नई पाबंदियां। रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार की घोषणा। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों कैरोलिन आर बेर्टोजी और के बेरी शॉर्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मार्टिन मेलडॉल को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का मिलेगा नोबेल पुरस्कार। सात दिवसीय न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया यात्रा के पहले चरण में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर पहुंचे ऑकलैंड। प्रमुख हस्तियों के साथ एक संवाद सत्र में लिया हिस्सा। दोनों देशों के बीच व्यापार, सुरक्षा समेत दूसरे प्रमुख क्षेत्रों में भारत के संबंधों को बढ़ावा देना यात्रा का मकसद। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा, युगांडा में इबोला से मरने वालों की संख्या हुई 29। अब तक देश में कुल 63 मामलों की पुष्टि और संभावित संक्रमण के मामले। और सबसे पहले खबरें एशिया महाद्वीप से। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने मंगलवार को जापान के हवाई क्षेत्र के ऊपर से मिसाइल दागकर सनसनी फैला दी थी। तो अब उत्तर कोरिया के इस आक्रामक रुख पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने जवाब दिया है। दोनों देशों ने 2-2 मिसाइल का सफल परीक्षण किया, लेकिन इस दौरान जब दक्षिण कोरिया की एक मिसाइल जब उसका परीक्षण असफल हो गया और वो अपनी ही धरती पर जा गिरी, तो परीक्षण के क्षेत्र और आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। फिलहाल दक्षिण कोरिया की सेना ने असफल मिसाइल परीक्षण के लिए माफी भी मांगी है। पूर्वी दक्षिण कोरिया का गैंगनेउंग शहर रात के करीब 11 बजे थे। सैन्य ठिकाने के पास सन्नाटे को चीरती धमाके की खौफनाक आवाज दूर तक फैल गई। फिर अंधेरे में लिपटी रात पर आग का कब्जा हो गया, जो किसी अनहोनी का संदेश दे रही थी। हालांकि ये संदेश पड़ोसी देश उत्तर कोरिया के लिए था, लेकिन गलती से मिसफायर हुई और अपनी ही धरती पर गिर पड़ी, जिससे आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच गई। दक्षिण कोरियाई सेना ने कई घंटों तक चुप्पी साध ली और लोगों को लगा कि उत्तर कोरिया ने हमला बोल दिया है। लेकिन घंटों के इंतजार के बाद सेना ने स्थिति पर से पर्दा उठाते हुए कहा कि एक छोटी दूरी की ह्यूम-2 मिसाइल शहर के बाहरी इलाके में वायुसेना के एक अड्डे के अंदर दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। विस्फोट में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसे से आवासीय इलाके में कोई नुकसान भी नहीं हुआ है। ये प्रक्षेपण मंगलवार को उत्तर कोरिया द्वारा जापान के ऊपर से दागी गई मिसाइल का जवाब था, जो अमेरिका और दक्षिण कोरिया द्वारा संयुक्त रूप से दिया गया था। इस सैन्य अभ्यास के दौरान अमेरिका ने अपनी 4 मिसाइलों का प्रक्षेपण किया, जो आर्मी टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम का हिस्सा है, जबकि दक्षिण कोरिया ने भी एक अन्य ह्यूमू-2 का सफल प्रक्षेपण किया। इस रूसी डिजाइन वाली इस्कंदर मिसाइल का एक संस्करण है, जो उत्तर कोरिया के पास भी है। सेना ने इस असफल प्रक्षेपण के लिए जनता से माफी मांगी। इस बीच दक्षिण कोरिया की सेना की ओर से जानकारी दी गई है कि उत्तर कोरिया के ताजा कदम के बाद अमेरिकी विमान वाहक पोत उत्तर कोरिया के पूर्व की ओर तैनात किया जाएगा। हालांकि दक्षिण कोरिया के इस बयान पर अमेरिका की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कोरियाई प्रायद्वीप पर अमेरिकी विमान वाहक पोत की पुनः तैनाती असामान्य है, जो कि दक्षिण कोरिया अमेरिकी गठबंधन की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इससे पहले मंगलवार को अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने बमबारी अभ्यास का जवाब दिया। कोरियाई प्रायद्वीप के पश्चिम में फायरिंग रेंज में एक दक्षिण कोरियाई F-15 के फाइटर जेट ने
हवा से सतह पर फायरिंग की। अभ्यास का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना था कि उनके पास उत्तर कोरिया द्वारा उकसावे का जवाब देने के लिए सैन्य क्षमता है। ये अभ्यास हमारे सैन्य सदस्यों के लिए एक साथ काम करने का सुनहरा अवसर है। हम अपनी क्षमता का प्रयोग कर उत्तर कोरिया को यह संदेश देना चाहते हैं कि हम तैयार हैं, अगर लड़ाई की जरूरत पड़ी तो उसके लिए भी सक्षम है। दरअसल अमेरिका ने जापान और दक्षिण कोरिया के साथ पनडुब्बी रोधी अभ्यास किया था। इसके विरोध में उत्तर कोरिया लगातार मिसाइल फायर कर रहा है। उत्तरी कोरिया ने मंगलवार को जो मिसाइल दागी वो प्रशांत महासागर में गिरने से पहले जापान के ऊपर से गुजरती हुई निकली। इस घटना के बाद जापान में हड़कंप मच गया। आसपास की इमारतों को खाली करने के वास्ते पूर्वोत्तर के क्षेत्र के निवासियों के लिए जे अलर्ट जारी किया गया। 2017 के बाद पहली बार ऐसा अलर्ट जारी किया गया था। और इंडोनेशिया के पूर्वी जावा के कांजुरुहान स्टेडियम में शनिवार की रात फुटबॉल मैच के दौरान मची भगदड़ में कम से कम 131 लोगों की मौत हो गई थी। पहले इसका कारण दर्शकों का हुड़दंग और आपसी हिंसा माना जा रहा था, लेकिन अब इस दर्दनाक घटना के पीछे पुलिस के रवैये को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। घटना के बाद राष्ट्रपति जोको विडोडो ने सभी मैचों को रद्द करने, मामले की गहन जांच करने और पीड़ितों को तत्काल मुआवजा देने का आदेश दिया है। स्टेडियम के बंद दरवाजे, आंसू गैस से कराहती भीड़, एक दूसरे को रौंदते लोग, 125 लोगों की दर्दनाक मौत। पीड़ित परिवारों का दुख दर्द बांटने और हादसे के कारणों और जांच का जायजा लेने राष्ट्रपति जोको विडोडो बुधवार को मलंग पहुंचे। उन्होंने घटना वाले स्टेडियम का दौरा भी किया, जहां फुटबॉल मैच के दौरान हुए मौत के तांडव की खबर से दुनिया स्तब्ध रह गई थी। घटना के बाद राष्ट्रपति ने सभी मैचों को रद्द करने, जांच और पीड़ितों के मुआवजे का आदेश दिया था। अब उन्होंने देश के सभी फुटबॉल स्टेडियम के ऑडिट का आदेश दिया है, ताकि खेल के इतिहास के सबसे घातक आपदाओं में से एक के मूल कारण का पता लगाया जा सके। मैं बस इतना ही कह सकता हूं कि मैंने स्टेडियम और सभी इमारतों के एग्जिट गेट और सीटों सहित अन्य सभी चीजों की स्थिति को ठीक करने के लिए एक पूर्ण ऑडिट का आदेश दे दिया है, ताकि दर्शकों और समर्थकों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा सके। घटना में मारे गए अपने 2 अधिकारियों का हवाला देते हुए पुलिस इसे दंगा बता रही है। मलंग के पुलिस प्रमुख का तबादला कर दिया गया है। अब तक 9 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जा चुका है, जबकि दर्जनों जांच के घेरे में हैं। उधर मंगलवार की रात मारे गए लोगों के लिए स्टेडियम के प्रांगण में सामूहिक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। मोमबत्तियां जलाकर मृतकों को श्रद्धांजलि दी गई। हादसे का गवाह रहे एक दर्शक ने कहा कि पुलिस का रवैया अराजक था। मुझे उस समय लगा मैं घबरा गया हूं, और साथ ही मैंने देखा कि बच्चों और महिलाओं की रोने की बहुत सारी आवाजें सुनाई दे रही हैं। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा क्षेत्र के मलंग में चल रहे फुटबॉल मैच में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। 2 लोकल टीमें अरेमा एफसी और परसुबाया सुरबाया के बीच मैच चल रहा था। 38,000 क्षमता वाले स्टेडियम में 42,000 से अधिक फुटबॉल के प्रेमियों की भीड़ पहुंची थी। परसुबाया सुरबाया ने अरेमा एफसी को 3-2 से मात दे दी थी। स्थिति तब बिगड़ी जब मैच खत्म होने की सीटी बजी। इसके बाद अरेमा एफसी के फैंस का गुस्सा भड़क उठा और उसके फैंस मैदान में उतर आए, हंगामा करने लगे। दर्शकों को हंगामा करता देख पुलिस हरकत में आई। पुलिस कर्मियों ने ताबड़तोड़ आंसू गैस के गोले दागे, जिससे अफरा तफरी मच गई और फिर भगदड़ हो गई। पहले पुलिस ने बताया कि 174 लोगों की मौत हो गई है, फिर मरने वालों की संख्या में सुधार करते हुए 125 बताया। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 131 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान हिंसा कोई नया नहीं है। अरेमा एफसी और परसुबाया सुरबाया लंबे समय से चिर प्रतिद्वंदी हैं। हिंसा के डर से परसुबाया सुरबाया को टिकट खरीदने से प्रतिबंधित किया गया था। म्यांमार के फर्जी जॉब रैकेट में फंसे 45 भारतीयों को मुक्त करा लिया गया है। विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी है। म्यांमार सरकार से भारत सरकार लगातार संपर्क में थी। इन्हें नौकरी का झांसा देकर म्यांमार ले गया था। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने बताया कि गिरोह के चंगुल में फंसे 32 भारतीयों को पहले और 13 को आज मुक्त करा लिया गया है। ये सभी लोग तमिलनाडु पहुंच गए हैं। इन्हें मुक्त कराने में म्यांमार व थाईलैंड स्थित भारतीय दूतावासों ने सक्रिय भूमिका निभाई है।
और अब खबरें यूरोपीय महाद्वीप से। तेल निर्यातक देशों के संगठन ओपेक और सहयोगियों ने कीमतों में तेजी लाने के कच्चे तेल के उत्पादन में बड़ी कटौती का फैसला किया है। यह कदम संघर्ष कर रही वैश्विक व्यवस्था के लिए एक और झटका होगा। कोविड-19 महामारी की शुरुआत के बाद ओपेक गठजोड़ के वियना मुख्यालय में ऊर्जा मंत्रियों की पहली बैठक में आमने सामने में नवंबर से उत्पादन में प्रतिदिन 20 लाख बैरल की कटौती का फैसला किया गया। इससे पहले ओपेक प्लस ने पिछले महीने उत्पादन में सांकेतिक कटौती की थी। हालांकि महामारी के दौरान उत्पादन में बड़ी कटौती की गई थी, लेकिन पिछले कुछ माह से निर्यातक देश उत्पादन में बड़ी कटौती से बच रहे थे। और अब आइए आपको बताते हैं क्या है ओपेक और क्या है ओपेक प्लस। दुनिया भले ही बहुत बदल गई हो, लेकिन फिलहाल पेट्रोल की ऊर्जा से ही मानव सभ्यता दौड़ रही है या उड़ रही है। इस ऊर्जा के खजाने की चाबी है ओपेक देशों के पास या फिर एक बड़े संगठन ओपेक प्लस देशों के पास। दुनिया के पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन को ओपेक कहा जाता है। इस समूह में 13 देश शामिल हैं: सऊदी अरब, ईरान, इराक, संयुक्त अरब अमीरात, कुवैत, अल्जीरिया, अंगोला, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, लीबिया, नाइजीरिया, कांगो और वेनेजुएला। ओपेक प्लस समूह में इन 13 देशों के अतिरिक्त 10 अन्य तेल निर्यातक देश शामिल हैं। ये देश हैं रूस, अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनेई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, दक्षिणी सूडान और सूडान। ओपेक और ओपेक प्लस संगठन का प्रमुख उद्देश्य है सदस्य देशों के बीच तेल के उत्पादन और उसकी कीमत को लेकर समन्वय स्थापित करना, मांग एवं पूर्ति की स्थिति की लगातार समीक्षा करना एवं उसके अनुसार पेट्रोलियम उत्पादन और कीमत तय करना। ओपेक संगठन तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव पर भी नियंत्रण रखने का कार्य करता है। ओपेक का गठन 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में हुए बैठक के दौरान हुआ। ओपेक के संस्थापक सदस्य थे ईरान, इराक, सऊदी अरब एवं वेनेजुएला। धीरे धीरे इस संगठन में अन्य देश भी शामिल होते गए। दुनिया के 5 प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक देश हैं: अमेरिका, सऊदी अरब, रूस, कनाडा और चीन। दुनिया के 5 प्रमुख पेट्रोलियम निर्यातक देश हैं: सऊदी अरब, रूस, अमेरिका, कनाडा और इराक। पेट्रोलियम की व्यावसायिक खोज 1858 में कनाडा के जेम्स मिलर विलियम्स नाम के व्यक्ति ने की थी। ओंटारियो प्रांत में एक स्थान पर ड्रिलिंग करते समय उसे पेट्रोलियम मिला। इस द्रव्य को उसने लैम्प के ईंधन के रूप में बेचना शुरू किया। कुछ ही दिनों बाद एक अन्य व्यक्ति कर्नल एडविन ड्रेक को अमेरिका के पेंसिल्वेनिया में ड्रिलिंग के दौरान पेट्रोलियम मिला। इस तरह अमेरिका में व्यावसायिक रूप से पेट्रोलियम का खनन और शुद्धिकरण शुरू हुआ। 3 मार्च 1938 को एक बड़ी खोज हुई जिसने पेट्रोलियम उद्योग और सऊदी अरब की किस्मत ही बदल दी। इस दिन अमेरिका की एक कंपनी के तेहरान स्थित तेल कुएं में दुनिया के सबसे बड़े तेल के भंडार की खोज हुई। आज वही कंपनी शेवरॉन कहलाती है, जो दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनियों में शामिल है। धीरे धीरे सऊदी अरब सहित अरब दुनिया के अन्य देशों में तेल के बड़े बड़े भंडार खोजे जाने लगे। तेल के विशाल भंडार की बदौलत सऊदी अरब एवं अन्य अरब मुल्कों की काया पलट हो गई। और यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के रूस पे विलय को मंजूरी देने वाले कानून पर राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने हस्ताक्षर कर दिए हैं। इसी सप्ताह रूसी संसद के दोनों सदनों ने यूक्रेन के डोनेट्स्क, लुहांस्क, खेरसान और जापोरिजिया के विलय वाले कानून को पारित कर दिया था। ये इलाके पहले पूर्वी यूक्रेन के हिस्से थे, जिस पर रूस की सेना ने हमला करके कब्जा कर लिया और बाद में जनमत संग्रह के जरिए इसे वैधानिक जामा पहनाया। व्लादिमीर पुतिन के इस कदम से अमेरिका समेत पश्चिमी देश भड़क सकते हैं। पश्चिमी देशों की घोर निंदा और अंतर्राष्ट्रीय नियमों और कानूनों को रौंदने जैसे गंभीर आरोपों की परवाह किए बिना रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के 4 क्षेत्रों के विलय वाले कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। यानी यूक्रेन के 18% हिस्से वाले इस इलाके का रूस में औपचारिक रूप से विलय हो गया।
रूसी संसद ने पहले ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी। यूक्रेन ने विलय के इस कानून को खारिज करते हुए कहा है कि इस बेकार फैसले की कोई हैसियत नहीं है। वहीं क्रेमलिन ने कहा है कि यूक्रेन के कई क्षेत्रों से रूसी सेना की वापसी विलय को प्रभावित नहीं करेगी। कुछ क्षेत्रों को वापस ले लिया जाएगा। हम वहां की आबादी को रूस के साथ रहने की इच्छा रखने वालों लोगों को प्रदान करना जारी रखेंगे। इस कार्रवाई को अवैध विलय बताने वाले यूरोपीय संघ के देशों ने रूस पर नए प्रतिबंध लगाने पर सहमति व्यक्त की है। संघ की अध्यक्षता कर रहे देश चेक गणराज्य ओर से कहा गया है कि तेल की कीमत सीमा से ऊपर तीसरे देशों में रूसी तेल के समुद्री परिवहन और इससे जुड़ी सेवाओं पर भी प्रतिबंध लगेगा। प्रतिबंधों का दायरा स्टील उत्पाद, लकड़ी, कागज, मशीनरी, उपकरण, रसायन, प्लास्टिक, सिगरेट आदि तक बढ़ाया जाएगा। इस बीच विलय की कार्रवाई को पूरी होने के बाद रूस ने कहा है कि ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र का संचालन मॉस्को की देखरेख में होगा। संयंत्र पर रूस का नियंत्रण है, हालांकि इसका संचालन अभी भी यूक्रेनी एजेंसी द्वारा किया जा रहा है। शहर भीषण गोलीबारी की जद में है। आइए प्रमुख संयंत्र की स्थिति पर चर्चा के लिए मॉस्को जाने वाले हैं। वहीं यूक्रेनी परमाणु एजेंसी के प्रमुख ने कर्मचारियों से कहा है कि रूस के साथ किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर न करें। मुझे यकीन है कि आपकी बहादुरी, आपकी बुद्धि उनके आगे नहीं झुकेगी और आप कब्जा करने वालों के साथ किसी भी सौदे पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आप किसी भी बयान और अनुबंध पर भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आप किसी भी हालत में ऐसा ना करें। इस बीच कजाकिस्तान ने यूक्रेन के राजदूत को अपने देश से निकालने की रूसी मांग को खारिज कर दिया है। मॉस्को ने इसे सामान्य रणनीति साझेदारों के बीच एक अनुचित कदम बताया है। पूर्व सोवियत सहयोगियों के साथ रूस के संबंध यूक्रेन युद्ध के दौरान तनावपूर्ण हो गए हैं। इस बीच रूस ने नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन लीक मामले की जांच में मॉस्को को शामिल किए जाने की मांग की है। हमें अभी इस पर कुछ भी स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा करनी होगी, क्योंकि हम निश्चित रूप से मानते हैं कि रूस का क्षतिग्रस्त क्षेत्र की जांच में भाग लेना और जो कुछ भी हुआ उसकी अनिवार्य जांच होनी चाहिए। उधर ब्रिटानी रक्षा मंत्रालय की ओर से दावा किया गया है कि यूक्रेनी सशस्त्र बल लुहांस्क के स्वातो शहर की ओर रूस के रक्षात्मक क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, जबकि रूस ने दावा किया है कि दक्षिणी क्षेत्र खेर्सन में सफल पलटवार के बाद क्षेत्र में मॉस्को की सेनाएं फिर से संगठित हो रही हैं। रूस के खिलाफ इस युद्ध में अमेरिका लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को 62.5 करोड़ डॉलर की सैन्य सहायता देने का भी ऐलान किया है। इसमें हिमर्स मिसाइल और हौजर तोपें भी शामिल हैं। बाइडेन सरकार का कहना है कि वो यूक्रेन को मीडियम रेंज के हाईटेक रॉकेट सिस्टम भेज रहा है। और दुनिया के सर्वाधिक प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों के ऐलान का सिलसिला जारी है। बुधवार को रसायन शास्त्र के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई। 2 अमेरिकी वैज्ञानिकों कैरोलिन आर बार्टोजी और के बेरी शार्पलेस और डेनमार्क के वैज्ञानिक मॉर्टेन मेलडॉल को संयुक्त रूप से रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने का ऐलान हुआ। इन वैज्ञानिकों को क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए ये पुरस्कार मिलेगा। ईरान में हिजाब न पहनने के कारण एक महिला की मौत के बाद बवाल मचा हुआ है। बड़ी संख्या में ईरानी महिलाएं हिजाब को लेकर विरोध जता रही हैं। उनके इस विरोध को पूरी दुनिया से समर्थन भी मिल रहा है। इस बीच एक यूरोपीय सांसद ने ईरानी महिलाओं के समर्थन में संसद में बहस के दौरान अपने बाल काट दिए। स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय संघ की डिबेट को संबोधित करते हुए स्वीडिश राजनेता अबीर अल सहलानी ने कहा कि हम लोग और यूरोपीय संघ के नागरिक ईरान में पुरुषों और महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा को बिना शर्त तत्काल रोकने की मांग करते हैं। जब तक ईरान की महिलाएं स्वतंत्र नहीं हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। और अब खबरें अफ्रीकी महाद्वीप से। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि युगांडा में इबोला से मरने वालों की संख्या 29 हो गई है। अब तक देश में पुष्ट और संभावित संक्रमित कुल 63 मामले सामने आए हैं। नवीनतम मौत सरकार द्वारा प्रकोप घोषित किए जाने के 2 सप्ताह बाद हुई है। युगांडा के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 58 वर्षीय एक स्वास्थ्य अधिकारी की बुधवार तड़के इबोला से मौत हो गई। और अब आइए आपको दिखाते हैं विश्व संस्कृति की एक झलक।
यूएई के दुबई में जेबेल अली में निर्मित नया हिंदू मंदिर पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यह मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है, जो यूएई के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। साल 2020 में यहां 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को एक साथ रखने की नींव रखी गई। इस मंदिर की स्थापना वहां एक पुराने हिंदू मंदिर की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुई थी। बुराई पर अच्छाई के जीत के प्रतीक के रूप में दशहरा के पावन पर्व पर इस भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान ने दीप जलाकर किया। बेहद शांत, सुंदर और रमणीय यह दृश्य है दुबई के जेबेल अली में निर्मित नए और खूबसूरत हिंदू मंदिर का। सफेद संगमरमर से बने इस मंदिर में अलंकृत स्तंभ, अग्रभाग पर अरबी और हिंदू ज्यामितीय डिजाइन और छत पर बंधी घंटियां आकर्षण का केंद्र हैं। मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगाते सुंदर नक्काशी और मंदिर के केंद्रीय गुंबद पर लगा 3D प्रिंटेड गुलाबी कमल बेहद मनमोहक है, जो यहाँ आए दर्शकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यूएई के दुबई में स्थित यह हिंदू मंदिर इन दिनों पूरी दुनिया में सुर्खियां बटोर रहा है। यह मंदिर सिंधी गुरु दरबार मंदिर का विस्तार है, जो कि यूएई के सबसे पुराने हिंदू मंदिरों में से एक है। मंदिर में जहां जगत जननी मां दुर्गा, राधे कृष्ण, आदि शंकर भगवान भोलेनाथ, मां पार्वती और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, हनुमान सहित 16 देवी देवताओं को प्राण प्रतिष्ठित किया गया है। इस मंदिर को सिर्फ पूजा स्थल के रूप में ही नहीं, बल्कि आने वाले समय में एक ज्ञान केंद्र और आउटरीच कार्यक्रम को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। हमने भारत के उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम से 16 अलग अलग देवी देवताओं के साथ पूजा की जगह बनाई है। इसलिए हिंदू धर्म के सभी हिस्सों से हर कोई आ सकता है और ईश्वर की प्रार्थना और आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकता है। हमारे पास एक सामुदायिक केंद्र भी है, जो सामुदायिक कार्यक्रमों की मेजबानी भी करेगा एवं अन्य धार्मिक गतिविधियों जैसे व्यक्तिगत कार्यक्रमों, समारोह, जन्मदिन एवं अन्य विशेष कार्यक्रमों के लिए भी मेजबानी करेगा। यह साल 2020 में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ मंदिर की नींव रखी गई थी। इस मंदिर की स्थापना वहां स्थित एक पुराने हिंदू मंदिर के 50वें वर्षगांठ के उपलक्ष्य में हुआ है। बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप दशहरा के पावन पर्व पर मंगलवार को इस भव्य हिंदू मंदिर का उद्घाटन यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नाहयान मुबारक अल नाहयान ने दीप प्रज्वलित कर किया। मंदिर के उद्घाटन कार्यक्रम में उनके साथ संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय राजदूत संजय सुधीर भी शामिल हुए। इस मंदिर में QR कोड के माध्यम से प्रवेश मिलेगा। मंदिर में सुबह 6:30 बजे से रात 8 बजे तक प्रवेश खुला रहेगा। प्रवेश सिर्फ उन श्रद्धालुओं को मिलेगा जिन्होंने 5 अक्टूबर के लिए मंदिर की आधिकारिक वेबसाइट से बुकिंग कराई होगी। इस हिंदू मंदिर में रोजाना लगभग 1000 से 1200 श्रद्धालु दर्शन कर सकते हैं। शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सहिष्णुता की मिसाल होगा दुबई का ये मंदिर। तो खबर दुनिया के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज़। नमस्कार।